एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया की, रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। चूँकि हमने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स पढ़ लिया है, वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ पढ़ लिए हैं हमने, तो अब हम जानेंगे कॉलरिज किस तरह से कुछ बातों में समर्थन करते हैं वर्ड्सवर्थ का और कुछ बातों में उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जानना, सिंस लिरिकल बैलेट जब पब्लिश हुआ तो उसमें कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों की पोएम साथ में पब्लिश हुई थी। दोनों ने कोलैबोरेशन में उसे पब्लिश किया था। नेचर को लेकर के दोनों के व्यूज़ अलग थे, उसके बावजूद दोनों साथ थे, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ मनमुटाव भी आ गया था दोनों में। खैर, आज हम बायोग्राफिया लिटरेरिया का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे विकिपीडिया से। विकिपीडिया वैसे तो बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक ठाक है। मतलब नेट पीजीटी टीजीटी वगैरह की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ामिनर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी किताबों में घुस करके न जा करके विकिपीडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देते हैं लोग। नेट वगैरह में भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। खैर, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस के लिए विकिपीडिया ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ इन्फो हैं रिगार्डिंग द टॉपिक और द कंटेंट, उसके लिए ठीक रहता है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए हम बायोग्राफिया लिटरेरिया विकिपीडिया से डिस्कस करेंगे आज। बायोग्राफिया लिटरेरिया और इन फुल बायोग्राफिया लिटरेरिया और biographical sketches of my literary life and opinions is an autobiography in discourse by Samuel Taylor Coleridge, which he published in 1817 in 2 volumes of 23 chapters. देखिए, यही है विकिपीडिया की क्वालिटी। आपको सीधे काम की चीज़ मिल जाएगी। क्या है? आप बायोग्राफिया लिटरेरिया तो जान ही रहे हैं, बहुत वेल नोन नाम है, लेकिन अगर आप कंप्लीट नेम की बात करेंगे तो आप याद रखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया और बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। तो ये तो वो उसी का एक्सटेंडेड नेम हो गया बायोग्राफिया लिटरेरिया का। क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है डिस्कोर्स में, मतलब पूरी तरह से जैसे नॉर्मली ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है वैसी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन हाँ है। ऑटोबायोग्राफी इन डिस्कोर्स बाय एस.टी. कॉलरिज विच ही पब्लिश्ड, कब पब्लिश किया? 1817। कितने वॉल्यूम में? 2 वॉल्यूम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जाननी, कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 23 चैप्टर्स। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया 23 चैप्टर्स आर देयर। आगे बढ़ते हैं। 1817 याद रखिएगा। 1802 में 3rd वॉल्यूम आया था लिरिकल बैलेट का, जिसमें प्रीफेस का एक्सटेंडेड फॉर्म ऐड हो गया था। उसके ठीक 15 साल बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया आया एस.टी. कॉलरिज का। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो द वर्क इज़ लॉन्ग एंड सीमिंगली लूजली स्ट्रक्चर्ड, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ऑल्दो देयर आर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और लीनियर ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये लीनियर ऑटोबायोग्राफी नहीं है, सीधे सीधे ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इसमें क्या है? इंस्टेड इट्स मेडिटेटिव, है ना। ऑटोबायोग्राफी लिखते समय भी एज इफ द पोएट इज और द पोएट क्रिटिक इज हैविंग मेडिटेशन, इज मेडिटेटिंग ओवर द टॉपिक्स, ओवर द कंटेंट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कंटेंट पर।
The work was originally intended as a mere preface to a collected volume of his poems, explaining and justifying his own style and practice in poetry. इस लाइन को पढ़ करके शायद आपको वर्ड्सवर्थ की याद आई होगी. वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट लिखा था, इसीलिए लिखा था कि वो अपनी स्टाइल, अपनी राइटिंग को जस्टिफाई कर सकें. कॉलरिज भी शुरू में ऐसा ही चाहते थे, करना ओरिजिनली इंटेंडेड एज अ मेयर प्रीफेस टू द कलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ हिज पोएम्स. इनकी पोएम्स का जो कलेक्टेड वॉल्यूम था, उसके प्रीफेस के रूप में ही ऐसा कुछ लिखना चाहते थे वो. बायोग्राफी लिटरेरिया लिखने की शुरुआत यही सोच करके हुई थी. एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग हिज ओन स्टाइल एंड प्रैक्टिस इन पोएट्री. किस चीज़ के लिए? अपनी स्टाइल को जस्टिफाई करना और किस तरह से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं पोएट्री को, मतलब किस तरह से तमाम पोएम्स उनकी निकल करके आई, इसको इलेबोरेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए लिखने की शुरुआत की इन्होंने. द वर्क ग्रू टू अ लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी. लेकिन हुआ क्या, बाद में ये एक लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी का रूप ले लिया इस वर्क ने. इंक्लूडिंग टुगेदर विद many facts concerning his education and studies and his early literary adventures, an extended criticism of William Wordsworth's theory of poetry as given in the preface to the Lyrical Ballad, a work on which Coleridge elaborated. अब देखिए, बाद में जब ये बढ़ा, मतलब जब एक्सटेंडेड फॉर्म में आया, तो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई उनकी इसमें. लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी तो बनी ही, उसमें मेनी फैक्ट्स कंसर्निंग हिज एजुकेशन, उनके एजुकेशन, स्टडीज़ और उनके अर्ली लिटरेरी एडवेंचर्स, ये सब इंक्लूड हुए उसमें, ये सब कंटेंट बने उसके. एन एक्सटेंडेड क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की थियोरी, उसका क्रिटिसिज्म भी इसमें निकल करके आ गया बायोग्राफी लिटरेरिया में. ठीक है. एंड द स्टेटमेंट ऑफ कॉलरिज फिलोसॉफिकल व्यूज़. और क्या चीज़ थी? कॉलरिज के फिलोसॉफिकल व्यूज़ भी आपको मिलेंगे इसमें. तो ये चार चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की हैं, ये चार चीज़ें या इनसे कंसर्न्ड और चीज़ें इंक्लूड हुई बायोग्राफी लिटरेरिया में. कौन कौन सी? एजुकेशन स्टडीज़ के बारे में उनके लिटरेरी एडवेंचर्स, अर्ली लिटरेरी एडवेंचर्स और उनके फ़िलासफ़िकल व्यूज़. और एक चीज़ क्या है? वर्ड्सवर्थ की जो थियरी है उसका क्रिटिसिज्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्क, Coleridge is mainly concerned with the showing the evolution of his philosophical creed. Philosophic creed. शुरुआती भाग में हम देखते हैं कि किस तरह से उनका दर्शन, उनकी फ़िलासफ़ी डेवलप हुई, उसका उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. एट फर्स्ट एन एडहेरेंट ऑफ द एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी ऑफ डेविड हार्टले. अब देखिए, अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से कंसर्न आए ना आए, लेकिन नेट का कंसर्न यहाँ पर आ जाएगा. क्या है? एक नाम आ गया यहाँ पर, डेविड हार्टले का. डेविड हार्टले किस लिए फेमस हैं? उनके एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी के कारण. एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी, एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी, डेविड हार्टले. तो एक तरह से कह लीजिए कि डेविड हार्टले की फ़िलासफ़ी या जो एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी है उसके समर्थक थे, बिलीवर थे कॉलरिज. इसीलिए he came to discard this mechanical system for the belief that the mind is not a passive but an active agency in the apprehension of reality. तो उसमें इस mechanical system, he came to discard this mechanical system for the belief that, एक जो बिलीफ है थी कि माइंड जो है पैसिव नहीं है बल्कि एक एक्टिव एजेंसी है रियलिटी को अप्रीहेंड करने में. अप्रीहेंशन देखिए,
कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं हो रही, अप्रीहेंशन की बात हो रही है। किसी चीज़ को लेकर के जब हम शक में आते हैं, शक के दायरे में किसी चीज़ को रखते हैं तो हम अप्रीहेंड कर रहे होते हैं। तो रियलिटी को अप्रीहेंड करने के लिए कह रहा है कि माइंड एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव है। क्या लिखा है? इस व्यू को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसके अगेंस्ट वो आए, इसको डिस्कार्ड किया। द ऑथर बिलीव्ड इन द सेल्फ सफाइशिंग पावर ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस। देखिए ये टर्म उनका है, किसका? कॉलरिज का, इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। उनका बिलीफ किस चीज़ में था? सेल्फ सफाइशिंग पावर ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस। ठीक है। एंड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन जीनियस एंड टैलेंट एज बिटवीन एन एग एंड एन एग शेल। और जीनियस और टैलेंट दोनों को उन्होंने डिस्टिंग्विश किया। उसमें उन्होंने जो है बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एग और एग शेल में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस जीनियस और टैलेंट में होता है। मतलब टैलेंट छोटी मोटी चीज़ हो गई। एग शेल समझते हैं? अंडा तोड़ करके जो बीच का मटेरियल आप बाहर निकाल करके ऊपर का जो कवर आप फेंक देते हैं वो एग शेल है, तो वो है टैलेंट। और जीनियस भीतर का मटेरियल। तो जीनियस और टैलेंट को डिस्टिंग्विश किया उन्होंने यहाँ पर और बताया किस चीज़ में वो बिलीव करते थे? सेल्फ सफाइशिंग पावर ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही कारण है कि जब हम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है हमें कि वर्ड्सवर्थ काफ़ी लंबे समय तक जिए, कम से कम 80 साल तक तो जिए ही होंगे। तो काफ़ी पोइट्री लिखी उन्होंने, काफ़ी सारी पोएम लिखी उन्होंने। और उसमें कुछ पोएम्स हैं जो बहुत फेमस हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो कूड़ा कचरा है। मतलब ज़्यादा ही लिख दिया, लेकिन उन पोएम्स का जो लेवल था वो वर्ड्सवर्थ वाला लेवल नहीं था। कॉलरिज के साथ क्या है? कम उम्र तक जिए, कम कविताएं लिखी, कम पोएम्स लिखे, लेकिन जो भी लिखा सॉलिड लिखा। और यही कारण है कि जब कंपेयर किया जाता है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को, तो कॉलरिज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है दैट ही वाज जीनियस। कॉलरिज वाज जीनियस। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना सुनना थोड़ा सा आश्चर्यजनक होता है, सरप्राइजिंग होता है, लेकिन ये सच है, सही है। जैसे जब हम शेक्सपियर ड्रामा की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी विट्स में क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने जो अपने ड्रामा लिखे, जिस तरह से फेमस वो हुए, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्राउंड में जो योगदान रहा वो यूनिवर्सिटी विट्स का रहा। उसमें क्रिस्टोफर मार्लो का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। कुछ ही साल बड़े थे क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर से। मार्लो के साथ भी ये हुआ कि बहुत कम उम्र में वो मारे गए, ही वॉज किल्ड। तो अदरवाइज़ हो सकता है कि ड्रामा के इतिहास में शेक्सपियर को जितने सम्मान से जिस नाम लिया जाता है, मार्लो कहीं भी उनसे कम नहीं थे। इवन कुछ वक्त में तो ऐसा आरोप भी लगता है कि क्लियर नहीं है कि मार्लो ने लिखा है कि शेक्सपियर ने लिखा है। फेट जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग करता है। बहुत फेमस होने के लिए केवल टैलेंट ज़रूरी नहीं है, या अगर कॉलरिज की बात करें तो केवल जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, साथ में फेट का साथ देना भी ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही बात जीनियस और टैलेंट के डिफरेंस की। फिर क्या किया उन्होंने? द डिस्कशन इन्वॉल्व्स हिज डेफिनेशन ऑफ द इमेजिनेशन
और इमेजिनेशन की डेफिनेशन भी उसमें उन्होंने उसकी बात की है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, बहुत फेमस फ्रेज़ है, इज़म प्लास्टिक पावर। इमेजिनेशन को डिस्कस करते समय उन्होंने इज़म प्लास्टिक पावर की बात की है। ये क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में पूछता है कि टर्म किसका दिया हुआ है। द फैकल्टी बाय विच द सोल परसीव द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। देखिए ये इज़म प्लास्टिक पावर क्या है? वो फैकल्टी जिससे हम सोल हमारी आत्मा परसीव करती है स्पिरिचुअल यूनिटी को यूनिवर्स के साथ। मतलब वही अगर कहें कि पिंडे ते ब्रह्मांडे, व्हाट इज़ देयर इन द पिंड इज़ देयर इन द ब्रह्मांड। तो पिंडे ते ब्रह्मांडे को समझने के लिए इज़म प्लास्टिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मानना है कॉलरिज का। ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो है, मतलब यूनिवर्स में जो है और एक इंडिविजुअल के अंदर जो है, कैसे उनमें यूनिटी है, इस चीज़ को समझने के लिए इज़म प्लास्टिक पावर की ज़रूरत होती है। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फैंसी और मेयरली एसोसिएटिव फंक्शन। तो इमेजिनेशन को ऑब्वियस है कि इमेजिनेशन को उन्होंने फैंसी के अगेंस्ट रखा। फैंसी और इमेजिनेशन दोनों को डिस्टिंग्विश किया है कॉलरिज ने। उसके बारे में फर्दर एक अलग हम लोग बनाएंगे वीडियो, उसमें बात करेंगे फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में, उनकी क्या राय थी। फ़िलहाल इज़म प्लास्टिक पावर एक इमेजिनेशन की बात हो रही है जो रियलाइज़ कराती है कि इंसान को कि कैसे वो यूनिवर्स से कैसे उसकी यूनिटी है, स्पिरिचुअल यूनिटी, उसको वो समझ सके। इसके लिए इज़म प्लास्टिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, फैंसी की नहीं। फैंसी क्या है? मेयरली एसोसिएटिव फंक्शन। आगे द बुक हैज़ न्यूमरस एसेज ऑन फिलोसफी। फिलोसफी पर कई सारे एसेज इसमें लिखे हुए हैं। इन पर्टिकुलर इट डिस्कसेस एंड इंगेजेस द फिलोसफी ऑफ इमानुएल कांट, जोआन गॉटलिब फिटे एंड फ्रेडरिक विल्हेम जोसेफ वॉन शीलिंग। देखिए ज़्यादातर आपको जर्मन मिलेंगे इसमें, चूँकि विज़िट किया था कॉलरिज ने जर्मनी जा कर के 2-3 साल रहे थे और जर्मन सीखी थी। जर्मन फ़िलासफ़ी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इनका हो गया था और यही कारण है कि उनकी राइटिंग में इसका प्रभाव सीधे सीधे दिखता है। तो ये जो कुछ फेमस फ़िलासफ़र्स हैं उनकी फ़िलासफ़ी पर भी ऐसे लिखा है उन्होंने। बीइंग फ्लुएंट इन जर्मन, Coleridge was one of the first major English literary figures discuss Schilling's ideas in particular। देखिए काफ़ी फ्लुएंट थे वो जर्मन में। तो अगर इंग्लिशमैन की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, ब्रिटेन वाले लोगों की बात करें, तो उनमें एक बड़ा नाम रहा कॉलरिज का, जिन्होंने एक जर्मन फिलोसफर शीलिंग के आइडियाज़ को डिस्कस किया स्पेशली। The later chapters of the book deal with the nature of poetry and with the question of diction raised by Wordsworth। देखिए और क्या पॉइंट इसमें है डिस्कस करने के लिए। बाद के चैप्टर्स में क्या डिस्कस किया है कॉलरिज ने? नेचर ऑफ पोएट्री का नेचर कैसा होना चाहिए, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने भी डिस्कस किया था। एंड विद द क्वेश्चन ऑफ डिक्शन के बारे में जो राय थी वर्ड्सवर्थ महोदय की, उस पर भी चर्चा की है कॉलरिज ने। While maintaining a general agreement with Wordsworth's point of view, Coleridge elaborately refutes his principle that the language of poetry should be one taken with due exceptions from the mouths of men in real life। कह रहे हैं कि जनरली वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं वो, जो पोएट्री के बारे में वो बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ को, उनके इस प्रिंसिपल को रिफ्यूट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। किसको? जो कहा था उन्होंने कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी वन टेकन विद ड्यू एक्सेप्शंस फ्रॉम द माउथ ऑफ मैन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ के मैन यानी रियल लैंग्वेज जो है पोएट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए। इस बात का समर्थन कॉलरिज नहीं करते। और एंड दैट देयर कैन बी नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। देखिए यही बात तो कही थी उन्होंने। किसने? वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रोज की लैंग्वेज और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं होता। इस बात को भी
नहीं मानते हैं कॉलरिज, इससे भी वो डिसएग्री करते हैं। इसके बारे में मैंने वर्ड्सवर्थ के डिस्कशन के दौरान भी बताया था। अ क्रिटिक ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री कंक्लूड्स द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो कंक्लूज़न है उसमें वही है, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का क्रिटिक मिलेगा आपको, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की क्वालिटी का क्रिटिक। ठीक है। द बुक कंटेन्स कॉलरिजेस सेलिब्रेटेड इन वेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। पहले भी बताया मैंने, इमेजिनेशन और फैंसी का डिस्कशन काफ़ी फेमस डिस्कशन है इसमें, बुक में, बायोग्राफी लिटरेरिया में। और चैप्टर कौन सा है? 14। चैप्टर 14 में क्या डिस्कस किया उन्होंने? इज़ द ओरिजिन ऑफ द फेमस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ व्हेन रीडिंग पोएटिक वर्क्स। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये बहुत फेमस फ्रेज़ है कॉलरिज का दिया हुआ। पूछा जाता है किस चैप्टर में दिया हुआ है? चैप्टर 14 में। इसी तरह से फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में भी, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में भी पूछा जाता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो फेमस कॉन्सेप्ट है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, ये क्या है? पोएटिक वर्क को पढ़ते समय मतलब ये है कॉलरिज के कहने का कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है कि आपको विश्वास न हो कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये जो कह दिया हम थोड़ी मान लेंगे। वहाँ उसकी ब्यूटी को समझने के लिए कुछ समय के लिए अपने सस्पेंसन, अपने डिसबिलीफ, अविश्वास को सस्पेंड करना होगा। अपने अविश्वास को कुछ समय एक तरफ रख करके उसको देखना, समझना होगा। जैसे आपने सुना होगा कहानियाँ बुजुर्ग जब सुनाते थे, जैसे कभी कभी तो मुझे अभी भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। एक दादाजी हुआ करते थे, सुनाते थे, एक राजा था, वो कमाने के लिए विदेश गया। अब लीजिए, जब राजा रहेगा तो कमाने के लिए विदेश क्यों जाएगा भाई? लेकिन एक जो राजा था, रानी थी, कहानी कहने का जो तरीका है छोटे बच्चों के लिए, राजा रानी की कहानियाँ, इतना माहौल बना होता है बचपन से कि कोई एक आम इंसान की भी कहानी कहनी होती है तो एक राजा था करके ही शुरू किया जाता है। बाकी वो काम करेगा सब आम इंसान वाला, कमाने जाएगा, भूखे रहेगा, क्या क्या करेगा, फिर भी राजा है। खैर, तो उसी तरह से विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आता है मुझे, खास करके मूवीज़ देखते समय। जब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं और उसमें आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो पत्थर मार रहा है विलन को, पत्थर मार के वो भाग रहा है और भागते भागते वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते वो एक छोटे बच्चे से एक किशोर हो जा रहा है, टीनेजर हो जा रहा है, टीनेजर से वो एक जो है यूथ हो जा रहा है, एक युवा हो जा रहा है। मतलब विदिन 10 और 15 सेकेंड्स एक छोटा बच्चा बड़ा होकर के एकदम जवान आदमी बन गया और हम देखते हैं अच्छा ये हीरो है ना। या 3 घंटे की मूवी में आप ये भी देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बूढ़ा भी हो जाता है। वो 3 घंटे के भीतर आपको उसकी पूरी कहानी दिख जाती है कि कैसे वो बच्चा से बड़ा होकर के बूढ़ा हो गया। तो क्या 3 घंटे में ऐसा पॉसिबल है किसी का होना? पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहानी को समझने के लिए इस डिसबिलीफ को, इस अविश्वास को आपको एक किनारे रखना होता है और मेन चीज़ समझनी होती है, मेन कंसर्न समझना होता है। ठीक है, ये बात है, ये है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन, आप अपनी इच्छा अनुसार सस्पेंड करते हैं अपने डिसबिलीफ को, तो वो हो गया विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। उसके बारे में भी चैप्टर 14 में चर्चा की है कॉलरिज ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ क्रिटिकल रिएक्शन की बायोग्राफी लिटरेरिया को लेकर के, तो क्रिटिक्स हैव रिएक्टेड स्ट्रांगली टू बायोग्राफी लिटरेरिया। काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया था क्रिटिक्स ने। अर्ली रिएक्शंस वर दैट इट वाज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कॉलरिजेस ओपिएट ड्रिवन डिक्लाइन इनटू इल हेल्थ। जो ओपियम लिया करते थे, तबीयत ख़राब रहा करती थी, उस समय जो मन किया लिख लिया, ऐसा कुछ जो है रिएक्शन आया था बायोग्राफी लिटरेरिया पर शुरू में क्रिटिक्स का। रिसेंट री इवैल्यूएशंस हैव गिवन इट मोर क्रेडिट। बाद में जब री इवैल्यूएशन हुआ तो ज़्यादा वैल्यू मिली कॉलरिज के इस वर्क को, और आप देख रहे हैं कि एमए के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है ये वर्क। While contemporary critics recognize the degree to which Coleridge borrowed from his sources with straight lifts from Schelling, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपने जर्मन फिलॉसफी पढ़ा, जर्मन की चीज़ें पढ़ा, वहाँ से कुछ चीज़ें आपने सीधे सीधे उठा लिया और इंग्लिश में डाल दिया।
ये भी देखा है लोगों ने कि वो सीधे सीधे कितना ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है शेलिंग का कॉलेज के व्यूज़ पर। दे ऑल्सो सीन वर्क फार मोर स्ट्रक्चर इन प्लानिंग दैन इज़ अपेरेंट ऑन फर्स्ट ग्लांस। और ये भी देखा लोगों ने कि शुरू में जैसा लगता है देख करके कि ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वर्क नहीं है, प्लान्ड वर्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो होता है लिटरेचर में, तो ये बार बार होता है कि जो लायक लोग होते हैं उनको तुरंत शुरू में लोग कहाँ समझ पाते हैं, बाद में उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलती है। चाहे लॉरेंस की बात कर लें, D.H. लॉरेंस की बात कर लें, चाहे कीट्स की बात कर लें, ठीक है। अगर हिंदी में कहें तो प्रेमचंद की बात कर लें। प्रेमचंद जब तक ज़िंदा थे तब तक बहुत ख़राब खस्ता हालत में रहे। आज उनकी किताबें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, बार बार रीप्रिंट होते हैं नॉवेल्स उनके, लोग पढ़ते हैं, होता है। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर लिखते लिखते अंधे हो गए, क्योंकि उस समय बिजली बल्ब तो हुआ नहीं करते थे, बिजली का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो जो इंसान लिखते लिखते कम उम्र में ही अंधा हो गया और उसको आज बाकायदे तमाम ट्यूबलाइट्स की रोशनी में बैठ कर के लोग पढ़ा करते हैं, उसको पढ़ कर के लोग प्रोफेसर बन जाते हैं और बाकायदे एसी रूम में रहा करते हैं। तो है, ये चीज़ें होती हैं। राइटर्स की लाइफ दूसरों को देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लगती है कि सारी दुनिया उनको जान रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी कभी ख़ास अच्छी हुई नहीं। खैर, चलिए आज का डिस्कशन यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे फैंसी प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।